हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर का अष्टम प्रश्न पत्र और ये है आपका क्लास नंबर 4। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे पहला अध्याय और इसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं शांति शिक्षा का अर्थ, परिभाषा, शांति शिक्षा के उद्देश्य, शांति शिक्षा की आवश्यकता। और हम आज देखेंगे वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता के क्या कारण हैं और इसके अलावा हम लोग देखेंगे मूल्य के विषय में। तो दोस्तों, यहाँ पर शुरू करते हैं वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता के कारण। इसके पहले हम लोग आवश्यकता पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके क्या कारण हैं ये भी हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता के कारण यहाँ पे पहला है सामाजिक गुणों के विकास हेतु, और यहाँ पे देखिए दूसरा है नैतिक गुणों के विकास हेतु, और यहाँ पे तीसरा आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु, और चौथा प्रकृति से प्रेम हेतु। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 कारण दिए हुए हैं। सामाजिक गुणों के विकास हेतु, नैतिक गुणों के विकास हेतु, आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु और प्रकृति से प्रेम हेतु। तो यहाँ पे देखिए ये चारों कारण ही बहुत ही जेन्युइन है दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर सामाजिक गुण हमारे अंदर विकसित करने हैं तो हमें हमारे अंदर कहीं ना कहीं शांति होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर नैतिक गुण विकसित करने हैं तब भी हमारे अंदर शांति होनी चाहिए, यानी शांति शिक्षा होनी चाहिए। एक तरह से शांति शिक्षा की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि हमारे अंदर जो मूल्य हैं, जो आदर्शवादी मूल्य हैं, वो किस तरह से विकसित होंगे, शांति शिक्षा की वजह से ही विकसित होंगे। और प्रकृति से प्रेम हेतु भी, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण से अगर हमारे अंदर लगाव हो तो वो शांति की वजह से है। तो यहाँ पर देखिए अब हम देखेंगे जीवन में शांति हेतु उपाय। जीवन में शांति बनाने हेतु व्यक्ति विशेष का बहुत योगदान रहता है, लेकिन उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस तरह से हो जिससे वह सुख व शांति बनाने में योगदान दे सके, इसके लिए हमें निम्न उपायों को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसके लिए हमें निम्न उपायों को अपनाना होगा। तो जीवन में शांति हेतु किन किन उपायों को अपनाना होगा, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि वर्तमान समय में जीवन में शांति हेतु कौन से उपाय अपनाए जाने चाहिए, यानी कि यहाँ पे सीधे शांति हेतु उपाय। तो यहाँ पे देखिए पहला है उचित सामाजिकरण। सामाजिक शांति व प्रेम बनाए रखने हेतु बच्चों के सामाजिकरण के अधिक से अधिक उचित तथा व्यापक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। विशेष रूप से माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों में भिन्न भिन्न समूहों, वर्गों, संप्रदायों के प्रति अनुकूल और सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास करें। उन्हें अपने वचन एवं व्यवहार से अपने बच्चों में जीवन में शांति बनाए रखने के उद्भव विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें सामाजिकरण की बात हो रही है, उचित सामाजिकरण की बात हो रही है। तो जो परिवार है, परिवार से ही हम सामाजिकरण के विषय में धीरे धीरे, समाज से तो हम सीखते ही हैं लेकिन सबसे पहले हम परिवार से सीखते हैं। परिवार ही हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय के साथ व्यवहार रखना चाहिए, किस तरह से हमें अपने से बड़ों का आदर करना, किस तरह के व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए, किस तरह से वचन यानी कि किस तरह से वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें उचित सामाजिकरण में परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर नंबर 2 है उचित शिक्षा तंत्र। जीवन में शांति हेतु शिक्षा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षा तंत्र या शिक्षा व्यवस्था के उचित होने पर व्यक्ति में एकता का भाव निश्चित रूप से सबल हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए उचित शिक्षा तंत्र का क्या मतलब है कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो उचित होनी चाहिए, यानी कि अनुकूल होनी चाहिए, जो भी वातावरण है उसके और बालक के भी। तो बालक को जब उचित शिक्षा तंत्र में रखा जाएगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर शांति आएगी और वो अपनी जो भी उत्तरदायित्व हैं उनको सही ढंग से निभाएगा, अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करेगा और निश्चित रूप से वो इन सारे भावों को एक्सेप्ट करने में अपने आप को सक्षम महसूस करेगा, सबल महसूस करेगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर नंबर 3 है उपयुक्त पाठ्यक्रम। दोस्तों, यहाँ पर देखिए जीवन में शांति हेतु यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को उपयुक्त बनाया जाए। जो भी हमारा सिलेबस है वो बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उनका यानी कि जो उनका विकास है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो उनका क्लास है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए।
तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के न केवल ज्ञान को विकसित करे बल्कि उनके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को विकसित कर सके, उनके दृष्टिकोण को व्यापक बना सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो पाठ्यक्रम हो वो बच्चों के पे हम कह सकते हैं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे, जिसमें उसका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो और साथ ही साथ उसका जो दृष्टिकोण हो वो व्यापक बने, वो प्रत्येक चीज को चिंतन मनन और आध्यात्म से खुद को जोड़े। और यहाँ पे हम कह सकते हैं जो पाठ्यक्रम हो वो कहीं ना कहीं हमारी अपनी संस्कृति से भी जुड़ा हो, जिससे कि बालक अपने देश की संस्कृति को भी जान पाए, अपने देश के जो भी धर्म समुदाय और जो भी एकता में अनेकता के बारे में हमारे देश में हमेशा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के विषय में बताया गया। तो इन सब चीज़ों पे बालक का फोकस होना चाहिए, बालक उन सब चीज़ों के बारे में जान पाए, समझ पाए। तो ये सारी चीज़ें उसे पाठ्यक्रम के माध्यम से ही मिलेंगी। तो यहाँ पे उपयुक्त पाठ्यक्रम होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। दोस्तों यही रीज़न है कि देखिए हमारे जो भी विद्यालय होते हैं उसमें हर धर्म के त्यौहार को मनाया जाता है, चाहे वो हिंदू से संबंधित हो या मुस्लिम या सिख या ईसाई से। तो हर धर्म के त्यौहार को मनाया जाता है, हर धर्म के जो मुख्य त्यौहार हैं उस पर हॉलीडेज रखे जाते हैं, उसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। तो यही सारे रीज़न होते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर 4 है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। तो जो स्कूल में एक्टिविटी कराई जाती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, यानी कि जो भी शिक्षा से संबंधित जो टूर होते हैं, जैसे हमारे भूगोल अध्यापक जो हैं या फिर इतिहास के जो टीचर हैं किसी ऐतिहासिक प्लेस को घुमाने के लिए ले जाते हैं या फिर ऐसे भ्रमण पे ले जाते हैं जहाँ पे बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलता है और साथ ही साथ वो अपने इतिहास से, वो अपने भूगोल से परिचित हो पाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों का संपूर्ण विकास हो, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। यहाँ पे हम बात करें जैसे पिकनिक, शैक्षिक प्रशिक्षण में जिससे हम NCC, NGG, तो ये जो कार्यक्रम होते हैं दोस्तों इसकी वजह से भी NCC और NSS होता है। ये सारे जो छात्रों को कैंप लगा करके एक तरह से समाज से उन्हें जुड़ने का मौका मिलता है। समाज के जो भी यहाँ पे हम कह सकते हैं बुराइयाँ अच्छाइयाँ, उन्हें हर चीज़ जानने का मौका मिलता है। इसमें भाग लेकर बालक के अंदर सामुदायिकता की भावना का भी विकास होता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हम देखें जब इस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, चाहे वो NCC हो या NSS हो, तो वहाँ पर आपसी सहयोग की भावना भी देखने को मिलती है, सामुदायिकता की भावना भी देखने को मिलती है। तो एक तरह से बालक का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। क्लियर। और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 5 है सामाजिक अध्ययनों पर बल। शिक्षा जगत में प्राथमिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालयी स्तरों पर सामाजिक अध्ययनों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सामाजिक अध्ययनों पर बल, यानी कि चाहे वो शिक्षा जगत में चाहे वो प्राथमिक स्तर का बच्चा हो या माध्यमिक हो या फिर विश्वविद्यालय स्तर का बच्चा हो, उसे सामाजिक अध्ययन के विषय में जरूर बताना चाहिए, अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो समाज के रीति रिवाज और समाज की जो भी प्रथाएं या सारे चीज़ों के बारे में या फिर जो भी जातिवाद या फिर हम कह सकते हैं जो भी इसके पहले हम लोगों ने देखा था संप्रदायवाद, या जो भी अच्छाइयाँ या बुराइयाँ हैं, जो भी विशेषताएं हैं समाज की, उसके बारे में जो छात्र हैं वो सही ढंग से परिचित हो पाएँ। और इसके लिए सामाजिक अध्ययन पर विशेष बल देने की आवश्यकता होती है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर हो। यानी कि प्राथमिक स्तर पर बालक क्या सीखता है, परिवार के बारे में सीखता है, फिर धीरे धीरे वो समाज, फिर उसके बाद त्यौहार, तो इस तरह से धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखता है। उसी तरह से अगर हम बात करें माध्यमिक विद्यालय की या फिर विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर धीरे धीरे जो भी भूगोल या इतिहास का क्षेत्र होता है जो सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत आते हैं, या फिर नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र का, ये धीरे धीरे ब्रॉड होता चला जाता है और चीज़ों को वो और डीपली समझने लगते हैं। क्लियर। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे उचित सामाजिक ढांचा। तो दोस्तों यहाँ पे उचित सामाजिक ढांचा का क्या मतलब है कि विश्व बंधुत्व व शांति हेतु आवश्यक है कि हमारा सामाजिक ढांचा उचित हो, यानी कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो बुराइयाँ हैं उसको दूर की जाए और जो भी उसमें अच्छाइयाँ उसको रखा जाए, जिससे कि समाज में कहीं भी किसी के प्रति एक तरह से दुर्भावना ना हो या फिर एक तरह से अराजकता ना फैले। यहाँ पर एक तरह से लोगों के अंदर बंधुत्व की भावना पनपे।
तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता अधिक होने के कारण आपस में पूर्वाग्रह, विभेदन, यानी पूर्वाग्रह का मतलब प्रेजुडिस है और विभेदन का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, और संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट आदि देखे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें जो सामाजिक और आर्थिक भिन्नता होती है, इसकी वजह से क्या होता है कि लोग पूर्वाग्रह, यानी कि जो चीज़ें अपनी हैं या जो लोग अपने ही चीज़ों को ज़्यादा वरीयता देने लगते हैं, या फिर जो आपसी विभेद होता है जाति, धर्म, लिंग को लेकर के, ये देखने को मिलता है, और इसकी वजह से क्या होते हैं, संघर्ष होते हैं। तो इन जो ये सामाजिक आर्थिक भिन्नता होती है, इसकी वजह से तमाम तरह के जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे समाज में पनपने लगती हैं। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठने के लिए बस एक ही कार्य किया जा सकता है कि पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा को शामिल किया जाए, और साथ ही जो उचित सामाजिक ढांचा है इसको मेंटेन किया जाए। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिसकी वजह से जो सामाजिक शिक्षा की आवश्यकता हमें पड़ती है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो हम बात कर सकते हैं यहाँ पे पाठ्यक्रम से संबंधित हो या फिर विद्यालय से संबंधित हो। तो दोस्तों अलग अलग तरह के कारणों की वजह से भी जो शांति शिक्षा है इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्लियर? तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले समझते हैं मूल्य होते क्या हैं। मूल्य सहित जीवन ही अर्थपूर्ण है, यानी कि हमारा जो अपना वैल्यू है हर चीज़ की। दोस्तों देखिए, हर चाहे वो मार्केट में आप पे या फिर अपने घर में जो भी चीज़ें वैल्यूएबल होती हैं उसको आप बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ होगी उसको आप बहुत ही संभाल के रखते हैं, लेकिन जिस चीज़ की वैल्यू नहीं होती है उसको आप कहीं भी डस्टबिन वगैरह में डाल देते हैं। तो इसी तरह से हमारा अपना जीवन भी है, हमें अपने जीवन को वैल्यूएबल बनाना, हमें अपने जीवन की वैल्यू को समझनी है, इसलिए वैल्यू बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यानी कि मूल्य सहित जीवन ही अर्थपूर्ण होता है, यानी कि उसका कोई अर्थ होता है। जिस जीवन का कोई मूल्य नहीं होता वो अर्थपूर्ण नहीं होता, वो निरर्थक होता है। यहाँ पे हम बात करें मूल्य रहित जीवन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 6 लिखना था। मूल्य रहित जीवन जो होता है वो कुछ भी नहीं, यानी कि उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे देखिए, जो मनुष्य मूल्यों को महत्व देता है वो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों देखिए, जो मनुष्य अपने जीवन को महत्व देता है, मूल्यों को महत्व देता है, उसका जो प्लेस होता है वो समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हम अपने जीवन को वैल्यूएबल कैसे बनाते हैं। हम अपने छोटे छोटे टाइम को मैनेज करें, और जहाँ पे हमें अपने टाइम, सबसे वैल्यूएबल हमारे लिए क्या है, वो है टाइम। अगर हम अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं या सही जगह लगाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ अच्छा परिणाम निकल करके आता है। तो यहाँ पर हम बात करें, जो मनुष्य है वो उसकी वैल्यू कब बढ़ती है कि जब वो अपने समय को किसी अच्छी जगह खर्च करता है और उसका एक अच्छा परिणाम आता है, तो धीरे धीरे उसका परिवार में भी वैल्यू बढ़ता है, समाज में भी वैल्यू बढ़ता है। और अगर वो बहुत ही अच्छा कर रहा है तो फिर समाज और देश, फिर उसके बाद पूरे विश्व में उसकी वैल्यू होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, आज आपके गूगल के CEO जो हैं सुंदर पिचाई की बात करें, तो दोस्तों आज अगर उनका हम बैकग्राउंड चेक करें तो उनके फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनको विदेश भेज सकें, लेकिन जबकि उनको स्कॉलरशिप मिली हुई थी, वहाँ पे पढ़ने जाना था, उनका सारा खर्चा अब्रॉड में सब कुछ वहाँ की सरकार देखती, लेकिन फिर भी उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपना एरोप्लेन का टिकट बुक कर सकें। फिर भी उनके पिता ने एफर्ट किया और पूरे 1 साल तक की सैलरी एडवांस लेकर के, और उनका 1 साल की सैलरी का ही केवल उनका टिकट बुक हुआ, तब वो जा कर के अमेरिका पहुँचते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, आज उनकी वैल्यू क्यों है, क्योंकि उनकी वैल्यू इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपने टाइम को मैनेज किया, उन्होंने वो एफर्ट्स डाला अपने जीवन में जो उस समय की आवश्यकता थी। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट से भटक रही हूँ तो इसमें आप ज़रा भी संदेह ना करिए, क्योंकि दोस्तों चीज़ों को समझाने के लिए हमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देने ही पड़ते हैं। अगर हम सुंदर पिचाई की बात करें तो आज वो गूगल के CEO हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रही है। आज हर चीज़ गूगल के भरोसे ही चल रहा है हमारा। तो यहाँ पर उनका उदाहरण मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है और उनसे मुझे बहुत ही सीख मिलती है। मैंने देखा था कि एक बार वो शुरू से ही बहुत क्रिएटिव माइंड थे, तो वो बचपन में
एक बार उनके यहाँ पीएनटी यानी कि जो टेलीफोन होता था उसको वो उखाड़ देते हैं, उसको निकाल देते हैं अपनी क्रिएटिविटी की वजह से, लेकिन वो उसको फिर जोड़ नहीं पाते हैं। बाद में उनको उनके फादर थप्पड़ भी मारते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने इन्वेंशन को नहीं छोड़ते। और देखिए आज उनका ये इन्वेंशन वो सही दिशा में उनका इन्वेंशन था कि वो चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक खोज करते थे, और आज देखिए वो सीईओ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वो अपनी वैल्यू को समझते थे और अपनी वैल्यू को उन्होंने और बढ़ाया। तो यहाँ पे हमारी अपनी वैल्यू है, हमें उसको किस तरह से इंक्रीज करना है, इस पर बहुत ही ज़्यादा हमारा फोकस होना चाहिए। तो यहाँ पे मूल्य की बात हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ दोस्तों, जो मनुष्य मूल्यों को महत्व देता है वो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और ऐसा व्यक्ति समय को महत्व देता है, वह प्रत्येक पल का भरपूर आनंद लेता है एवं उसका भरपूर उपयोग भी करता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए जब हम मूल्य की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे समय की बात क्यों आ रही है, क्योंकि वैल्यू चाहे वो किसी वस्तु की हो या इंसान की हो, वो उसकी क्वालिटी ही इंक्रीज करता है। यानी कि जब उसके अंदर वैल्यू है यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्लियर, यानी कि उसके अंदर कुछ क्वालिटी है। अतः प्रत्येक वस्तु जिसका महत्व होता है उसे हम मूल्य कहते हैं। सत्य, ईमानदारी, अच्छाई आदि मूल्य हैं, जबकि झूठ, बेईमानी आदि अवमूल्य हैं। तो दोस्तों जो भी सकारात्मक चीज़ें होती हैं वो मूल्यवान होती हैं, उनका अपना एक मूल्य होता है, लेकिन जो निगेटिव चीज़ें होती हैं जैसे झूठ, बेईमानी, ये क्या होती हैं, अवमूल्य होती हैं, क्योंकि ये निगेटिव है, इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें मूल्य की, तो मूल्य में क्या आता है कि जो चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करके प्राप्त करते हैं, और जो अवमूल्य होता है उसको, जो हमारी अच्छाइयाँ, उसको जाने में देर नहीं लगती लेकिन उसको आने में बहुत टाइम लगता है। यानी कि कोई भी अच्छी चीज़ प्राप्त करने में आपको टाइम लगता है, कोई भी अच्छी चीज़ सीखने में आपको टाइम लगता है, लेकिन अगर हम बात करें किसी बुराई को सीखने के तो वो हम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मूल्य क्या है, एक अच्छी चीज़ है। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोग कह रहे थे कि मैम बहुत लंबा हो जाता है, तो दोस्तों आप इसकी चिंता बिल्कुल ना कीजिए कि लंबा हम आपके लिए अगर इतना लिख सकते हैं तो आप खुद के लिए इतना क्यों नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखवाने का मेरा मेन मोटो यही रहता है कि आप चीज़ों को और अच्छे ढंग से जानें। देखिए जीवन में ज्ञान प्राप्त करना तो आवश्यक है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ उसके बारे में समझ प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम जो भी चीज़ें लिखाते हैं वो समझा के लिखाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो आपको छोटी चीज़ें तो आपके सीरीज में भी मिल जाएंगी, फिर इतना मेरा एफर्ट्स करने का क्या मतलब। तो मैं बस इतना मेहनत इसीलिए करती हूँ कि चीज़ों को आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझें। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, वैल्यू शब्द का उद्भव वैल्योर से हुआ है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो दोस्तों ये जो इंग्लिश शब्द है वैल्यू यानी कि मूल्य, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, ये हुआ है लैटिन भाषा से, वैल्योर से, क्लियर, जिसका तात्पर्य महत्व, उपयोगिता अथवा वांछनीयता से लगाया जाता है। तो दोस्तों वैल्यू का क्या तात्पर्य होता है, महत्व होता है, इसकी वांछनीयता से लगाया जाता है। मूल्य समाज में विभिन्न आदर्शों, प्रतिमानों के रूप में समाज को उचित दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो दोस्तों जो मूल्य होते हैं, जो वैल्यू होती है, वो समाज में आदर्श स्थापित करती है, एक आदर्श का प्रतिमान स्थापित करती है, यानी कि एक आइडियल रूप में लोग देखे जाते हैं, जिसकी वैल्यू होती है उसको लोग आइडियल समझते हैं, क्लियर, और उचित दिशा निर्देशन भी प्रदान करते हैं। ये जो समाज को क्या करते हैं, उचित दिशा निर्देश देते हैं, ये सही डायरेक्शन देते हैं। वैल्यू यानी कि जो वैल्यूएबल पर्सन होता है उससे लोग सीखते हैं। इसी तरह से जो वैल्यूएबल थिंग्स होती है उसका यूज लोग संभाल के करते हैं। जैसे अगर हम कोई बहुत महंगा फ़ोन ले लिए या कोई ब्रांडेड फ़ोन ले लेते हैं या किसी ब्रांडेड कंपनी का फ़ोन ले लेते हैं या ब्रांडेड कपड़े ले लेते हैं, कोई भी चीज़ ब्रांडेड ले लेते हैं, तो हम लोग उसको बहुत संभाल के यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका अपना एक वैल्यू है। अगर वही कोई सस्ती चीज़ लेते हैं तो उसको चाहे जैसे फेंक देते हैं। तो वैल्यू बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जो चीज़ें वैल्यूएबल होती है ना, उसको उस चीज़ की यहाँ पे हम कहते हैं डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, चाहे वो मनुष्य हो या वस्तुएं हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए बात वस्तु की हो ही नहीं रही है, केवल मनुष्य की हो रही है, लेकिन चीज़ों को समझाने के लिए हमें बताना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे है आपके लिए परिभाषा है, आग वर्ण के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे।
मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं को पूरा करे। यानी कि यहाँ पे इस तरह का मूल्य जहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी अपनी इच्छा होती है, तभी तो हम अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, तभी तो हम अच्छी चीज़ों को सीखना चाहते हैं। यहाँ पे आगमन के अनुसार कहने का तात्पर्य यह है कि जो मूल्य होता है, जो वैल्यू होती है, वो हमारी इच्छाओं की तुष्टि करती है, हमारी इच्छाओं को पूर्ण करती है। कि जहाँ पे हमें जो चीज़ें चाहिए वह हम उसके लिए इफर्ट्स करते हैं। क्लियर? यानी कि उसको पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए A.K.C. ओटवे के अनुसार मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। तो दोस्तों ये भी देखिए बहुत ही अच्छा इन्होंने परिभाषा दी है कि जो मूल्य होता है वो एक ऐसे थॉट होते हैं, एक ऐसी ओपिनियन होती है जिसके लिए व्यक्ति जीता है। यानी कि हम किसी न किसी इफर्ट्स को अगर कर रहे हैं तो उस अपना एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य हमें कब मिलता है? जब हमारी वैल्यू उस लायक हो जाती है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं मूल्य की विशेषताएं। यहाँ पे देखिए पहला अमूर्त संप्रत्यय। दोस्तों यहाँ पे अमूर्त संप्रत्यय का क्या मतलब? मूल्य कोई हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं। हमें क्या मूल्य दिखाई देते हैं कि वो चीज़ बहुत मूल्यवान है। हम उसको देख के तो नहीं समझते कि बहुत मूल्यवान है। हमें तो अगर हमारे सामने कोई सस्ती या बहुत महंगी वस्तु रख दी जाए तो दोनों को देख के तो कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पे उसको उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही हम चेक कर पाते हैं कि उस कौन सी मूल्यवान है, कौन सी नहीं मूल्यवान है। तो यहाँ पे चीज़ें दिखती नहीं है, लेकिन हम उसको एहसास के माध्यम से हम उसके, यहाँ पे जो अमूर्त की बात हो रही, चूंकि यहाँ पे मूल्य की बात मनुष्य के लिए हो रही है, तो वहाँ पे जो मूल्य होते हैं वो दिखते नहीं, यानी कि अमूर्त होते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा दीर्घ अनुभवों का परिणाम। तो दोस्तों जो मूल्य होते हैं वो दीर्घ अनुभवों का परिणाम किस तरह से होते हैं कि हमें कोई भी चीज़ पाने के लिए काफ़ी इफर्ट्स करना पड़ता है, तब जाके हमें वो चीज़ मिलती है, और उसकी वजह से हमारी जो इज्जत है वो समाज में बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम अभी हम टीचर बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अगर कल को हम टीचर बन जाएंगे तो हमारी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ जाएगी, और वो वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि हमारा मूल्य बढ़ गया, क्योंकि हमने इफर्ट्स किया, दीर्घ अनुभव हमारे पास थे, हमने प्रयत्न किया। क्लियर? यहाँ पे देखिए नंबर तीसरा सामाजिक स्वीकृति। तो दोस्तों जब हमारा मूल्य बढ़ जाता है तो हमारी सामाजिक स्वीकृति भी बढ़ जाती है। और व्यवहारिक निर्धारण। तो दोस्तों व्यवहारिक निर्धारण भी हमारा एक तरह से यहाँ पे हो जाता है कि हम उसी तरह से व्यवहार करने लगते हैं कि हमारा जब मूल्य बढ़ जाता है तो हम अपने मूल्य को मेंटेन करते हैं, यानी कि हमारी जो वैल्यू है वो समाज में किस तरह से मेंटेन रहे, तो हमारा व्यवहार भी उसी तरह से हम करने लगते हैं, जिससे कि लोग हमारी जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो आज हमें देख के हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं, वो आगे भी इसी तरह से करें, जिससे कि तो उसके लिए हमारे अपने मूल्य को मेंटेन करके रखना पड़ता है। मूल्य मेंटेन करने के लिए हमारा व्यवहार उसी तरह से रखना पड़ता है। क्लियर? यहाँ पे देखिए नंबर 5 है मूल्यों का विकास। और दोस्तों इसके साथ ही हमारे जो मूल्य है, जो देखिए जब किसी की वैल्यू बढ़ती है तो उसको मेंटेन जब करता है तो उसके मूल्यों में और धीरे धीरे वृद्धि होती है, यानी कि वो धीरे धीरे और ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन बन जाता है। क्लियर? अब यहां पर हम देखेंगे दोस्तों नंबर यहाँ पे 6 है मूल्यों का चयन। तो यहाँ पर देखिए जब हमारे अंदर मूल्य हैं तो हम अपने मूल्यों को और भी ज़्यादा वैल्यूएबल करने के लिए अलग अलग तरह के मूल्यों का चयन करते हैं। क्लियर? और यहाँ पर देखिए नंबर 7 उचित कार्य प्रेरक। तो उचित कार्य प्रेरक यानी कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो सही ढंग से सही दिशा में हो रहे हैं, इस पर भी हमें कार्य करना पड़ता है। और नंबर 8 है यहाँ पे आत्मसंतुष्टि। और दोस्तों जब हमारे मूल्य जो भी हमें चाहिए, जब हमारी वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि आती है, यानी कि अगर हम एक टीचर बनना चाह रहे हैं और उसके लिए दिनों रात प्रयासरत हैं, और वो अगर हम टीचर बन गए तो हमें अंदर से बहुत ही ज़्यादा आत्मसंतुष्टि होती है। आत्मसंतुष्टि अपने लिए तो होती ही है, साथ ही अपने पेरेंट्स के लिए, यानी कि हमारी वैल्यू तो बढ़ी, हमारे पेरेंट्स की भी बढ़ गई, तो और उसकी वजह से हमें लोग इज्जत देने लगे, हमारी वैल्यू बढ़ गई। तो एक तरह से हमारे अंदर क्या आती है? आत्मसंतुष्टि आती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन। वहाँ पे हम क्या आ जाती है? हमारे अंदर आत्मसंतुष्टि आ जाती है। यहाँ पे देखिए परिवर्तनशीलता।
तो दोस्तों यहाँ पर देखिए परिवर्तनशीलता तो आती है, जब हमारे मूल्य बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमारे मूल्यों में कभी गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि अगर हम उस पर इफ़र्ट्स नहीं करेंगे, जो हमारा मूल्य है अगर हम उसको मेंटेन नहीं रखते हैं, अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, अगर हम अपने उस मूल्य को मेंटेन करने के लिए सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उसमें परिवर्तनशीलता भी आएगी, यानी कि मूल्य गिर भी सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, यानी कि मूल्य और भी ज़्यादा मूल्यवान हो सकते हैं। क्लियर। और यहाँ पर देखिए समाज की पहचान। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समाज की पहचान किस तरह से है। अगर हम अपने समझ लीजिए कि अगर हमने IAS की तैयारी की तो वहाँ पर हमारी पहचान हमारे माता पिता से भी होगी और हमारे पूरे समाज से भी होगी, क्योंकि दोस्तों अक्सर जो IAS की परीक्षा है वो काफ़ी टफ होती है, जिसकी वजह से हर कोई तो IAS नहीं बन सकता। तो वहाँ पर हमारी अपनी समाज की एक पहचान बन जाती है कि इस अगर आपने देखा अभी जल्दी ही कि वहाँ पे राजस्थान में एक सफाई कर्मी जो कि SDM बन गई, तो इसकी वजह से आज चूँकि वो एक अनुसूचित जाति से संबंधित थी, तो यहाँ पर उनका अपना एक विशेष समाज जो है, जहाँ पर वहाँ के अनुसूचित जाति के लोग काफ़ी गौरवान्वित महसूस करें। उनकी जो अपनी समाज में पहचान बनी वो उनके कार्यों की वजह से, उनके मूल्यों की वजह से बढ़ी, क्योंकि उनका जो इफ़र्ट्स था वो काफ़ी अच्छा था, उनका जो इफ़र्ट्स था वो काफ़ी मूल्यवान था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। गर्मी में बैठ के वीडियो बनाना, एडिट करना या फिर लिखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप मेरे लिए बस इतना सा एफर्ट करिए कि बस वीडियोज़ को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल यानी कि मेरा जो न्यू चैनल है परी की मॉम, आप उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।